हेलो स्टूडेंट। आज हम दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ेंगे। दिल्ली सल्तनत का कार्यकाल 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी के बीच रहती है। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले मुख्यतः 5 वंश सिद्ध होते हैं। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और पांचवा लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले पहले जो वंश होते हैं गुलाम वंश, इसका कार्यकाल 1206 से 1290 ईस्वी तक रहता है। इसके पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक बनते हैं जो 1206 से 1210 ईस्वी तक शासन करते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध की विजय के उपरांत मोहम्मद गौरी गजनी लौट जाता है और भारत का राजकाज जो है अपने विश्वसनीय गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में सौंप देता है। भारत में तुर्की शासन की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करता है और यह गुलाम वंश था। 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान वंश में सुल्तान के नाम से विख्यात होते हैं। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तियार खिलजी था, जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को जला करके राख कर दिया। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण कुमारगुप्त के द्वारा करवाया गया था। गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा जाता है। मामलुक शब्द का अभिप्राय होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न हुए दास। मिन्हाजुद्दीन सिराज ने कुतुबुद्दीन ऐबक को एक वीर एवं उदार हृदय सुल्तान बतलाता है। उसने असीम उदारता के लिए उसे लाख बख्श भी कहा जाता है, क्योंकि यह दान देने और माफ करने के लिए प्रसिद्ध है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण करवाता है। 2.5 दिन का झोपड़ा 2.5 दिन में ही निर्माण हुआ था। ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव डालता है, जिसे वो पूरा नहीं करता, या यूं कहें पूरा नहीं कर सका। ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से अधिक ध्यान जो है वो राज्य के सुदृढ़ीकरण पर दिया देता है। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाता है। 1210 में घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो जाती है और उसे लाहौर में ही दफना दिया जाता है। उनकी मृत्यु के बाद उसका अयूब पुत्र आराम शाह सुल्तान बनता है, किंतु इल्तुतमिश ने उसे युद्ध में परास्त कर मार डालता है और स्वयं सुल्तान बन बैठता है। इल्तुतमिश के लिए कहा जाता है कि यह गुलामों का गुलाम था, क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम के साथ साथ दामाद भी था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित करता है और इल्तुतमिश ने चालीसा गुलाम सरदारों के कुछ संगठन का गठन तुर्कन-ए-चिलगानी अर्थात 40 दल से करता है और इस संगठन को बाद में बलबन के द्वारा समाप्त कर दिया जाता है। इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जेवर नामक सिक्का चलवाता है। इल्तुतमिश ने 1229 ईस्वी में बगदाद खलीफा से यह अधिकार प्राप्त करता है और एक उपाधि धारण करता है जिसे नासिर अमीर उल मोमिन कहा जाता है। एकता प्रणाली का आरंभ इल्तुतमिश ने करता है और इसने एकता संस्था का प्रयाग या कहे प्रयोग भारतीय समाज की सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त करने तथा राज्य के भागों को केंद्र के साथ जोड़ने के साधन के रूप में प्रारंभ करता है। इल्तुतमिश ने 1231 से 1232 में कुतुब मीनार का निर्माण कर पूरा करवा देता है। इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके पुत्र कुनुद्दीन फिरोज को तुर्की के अमीरों ने सुल्तान बनाता है, लेकिन वह मुश्किल से 7 महीने ही शासन कर पाता है। इसके साथ या फिर यूं कहें उसके बाद रजिया सुल्तान शासन बनती है। रजिया सुल्तान का कार्यकाल 1236 से 1240 ईस्वी माना जा रहा है। रुकनुद्दीन ने समय वास्तविक सत्ता जो है उसकी मां शाह तुकीन के हाथों में थी, जो एक अति महत्वाकांक्षी महिला थी। इसलिए दिल्ली की जनता ने रुकनुद्दीन को अपदस्थ करके रजिया को दिल्ली की गद्दी पर बैठाता है। रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला सुल्तान बनी। रजिया सुल्तान दिल्ली के 32 सुल्तानों में एकमात्र सुल्तान थे जिसने जनता के समर्थन से सिंहासन प्राप्त करती है। रजिया ने एक ओबिसोनियन मालिक याकूत को अमीर ए आखुर अर्थात अश्वशाला का प्रधान नियुक्त करता है। रजिया के काल से स्वतंत्र या राजतंत्र और तुर्क सरदारों के बीच में संघर्ष आरंभ हो जाता है। 1240 ईस्वी में अमीरों ने रजिया के भाई बहराम शाह को दिल्ली की गद्दी पर बैठाता है और बहराम शाह ने रजिया को युद्ध में परास्त कर उनकी हत्या कर देता है। बहराम शाह ने 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन करता है। उसके पश्चात
अलाउद्दीन मसूद शाह ने 1242 से 1246 ईस्वी तक शासन करता है। इन दोनों के शासन काल में समस्त शक्ति चालीसा दल के हाथों में थी, सुल्तान नाम मात्र के लिए ही रह गया था। उसके पश्चात नसरुद्दीन महमूद अर्थात 1246 ईस्वी तक 1246 से 1265 ईस्वी तक शासन करते हैं। नसरुद्दीन मोहम्मद या महमूद के शासनकाल में समस्त शक्ति जो है वो बलबन के हाथों में थी। 1249 ईस्वी में उसने बलबन को उल्गू खां की उपाधि से सम्मानित करता है। इसके शासन काल में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था जो बलबन का विरोधी भी माना जाता था। इमादुद्दीन खान इस दल का नेता थे। 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात बलबन ने स्वयं को दिल्ली का सुल्तान घोषित करता है और तबकाते नासरी का लेखक मिन्हाज सिराज नसरुद्दीन के शासन काल में दिल्ली का मुख्य काजो था। उसके पश्चात जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि नसरुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु के पश्चात बलबन जो है वो अपना दिल्ली के स्वयं सुल्तान घोषित कर देता है। उसके पश्चात स्वाभाविक है कि बलबन का शासन आएगा। बलबन का कार्यकाल जो है 1265 से 1287 ईस्वी तक रहता है। बलबन दिल्ली का पहला वह शासक था जिसने सुल्तान के पद और अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से विचार प्रकट करता है। बलबन स्वयं को पौराणिक तुर्की वीर नायक अफराशिबाई का वंशज मानता है। बलबन ने नौरोज, सिजदा और प्याबोस की प्रथा की शुरुआत करता है। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा संगठित 40 गुलाम सरदारों के दल को समाप्त कर देता है। बलबन के राज्य सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदान किया हुआ होता है और दूसरा, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। बलबन का कथन था कि मैं जब भी किसी निम्न परिवार के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरे शरीर की शिराएं क्रोध से उत्तेजित हो जाती है। बलबन ने सुल्तान को प्रतिष्ठा को साबित करने के लिए रक्त और लौह नीति भी अपनाता है। बलबन को मृत्यु के बाद उसका पुत्र कैकूबाद उसके उत्तराधिकारी बना जो अत्यंत विलास प्रिय था। अमीरों के एक गुट के नेता जलालुद्दीन ने कैकूबाद की हत्या करके स्वयं राजगद्दी पर अधिकार कर लेता है। इस प्रकार दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का अंत हो जाता है। उसके पश्चात कार्यकाल आती है खिलजी वंश का। खिलजी वंश का शासन जो है वो 1290 ईस्वी से 1320 ईस्वी तक चलता है, लगभग 30 वर्ष तक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन करते हैं। जलालुद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत में एक नवीन राजवंश अर्थात खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। खिलजी वंश की स्थापना खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध होता है। जलालुद्दीन खिलजी ने कैकूबाद द्वारा बनाए गए किलो खरी महल में अपना राज्याभिषेक करवाता है। मुसलमानों का दक्षिण भारत का प्रथम आक्रमण जलालुद्दीन के शासनकाल में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव पर होता है। इस आक्रमण का नेतृत्व अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जलालुद्दीन ने भारतीय हिंदू जनता के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाते हैं। इसके शासनकाल में लगभग 2000 मंगोल इस्लाम धर्म स्वीकार कर दिल्ली के निकट बस जाते हैं। जलालुद्दीन का भतीजा अलाउद्दीन इसकी छलपूर्वक हत्या कर दिल्ली का गद्दी पर बैठ जाता है। उसके पश्चात शासन का बागडोर अलाउद्दीन खिलजी के हाथों में चला आता है और ये 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक लगभग 20 सालों तक शासन करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था। इसने सिकंदर द्वितीय की उपाधि धारण की थी। अलाउद्दीन का राजस्व सिद्धांत 3 मुख्य बातों पर आधारित था। पहला निरंकुशवाद, दूसरा साम्राज्यवाद और तीसरा धर्म एवं राजनीति का पृथक्करण। इसके शासनकाल में शराब और भांग जैसे मादक पदार्थों का सेवन तथा जुआ खेलना बंद करा दिया गया था। अलाउद्दीन सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर राजस्व वसूलना आरंभ करता है। अलाउद्दीन के केंद्र के अधीन एक बड़ी और अस्थायी सेना रखी तथा उसे नगद वेतन भी दिया जाता था। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का प्रथम सुल्तान बनता है। अलाउद्दीन ने 1304 ईस्वी में सौरी को अपनी राजधानी बनाकर किलेबंदी करवाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता को स्वीकार किया किंतु प्रशासन में उसने हस्तक्षेप को नहीं माना। अलाउद्दीन सल्तनत काल में आर्थिक सुधारों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का उद्देश्य राजकोष पर अतिरिक्त बोझ डाले बिना सैनिक आवश्यकताओं को पूरा करना था। बाजार नियंत्रण हेतु अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए नए पद दीवान ए रियासत,
व्यापारियों पर नियंत्रण का कार्य तथा संचालन करता था। शहनाई मंडी बाजार का अधीक्षक बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। मनी यादव गुप्तचर गोपनीय सूचनाओं प्राप्त करता था और सिकंदर रसानी की उपाधि से स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विश्वविद किया और अलाउद्दीन ने उपज का 50% भूमि कर, जिसे खराज कहा जाता है, इसके रूप में निश्चित करता है। अलाउद्दीन ने सैनिक सुधारों के लिए दाग व घोड़ी पर निशान लगाने के विस्तृत सूची पत्रों की तैयारी के लिए हुलिया प्रथा प्रचलित करवाता है। अलाउद्दीन ने जैसलमेर और गुजरात में लगभग 1298 ईस्वी में कूच करता है। रणथंभौर में 1301 ईस्वी में, चित्तौड़ में 1303, मालवा 1305, सिवाना 1308 और जालौन 1311 ईस्वी में आक्रमण करता है और उसे जीतता है। होयसल होयसल एक दक्षिण भारत का राज्य था। अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत में राज्य देवगिरी 1307, तेलंगाना 1309 और होयसल 1311 पर आक्रमण करता है और उसको अपने अधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है। अलाउद्दीन ने अमीर खुसरो तथा अमर हसन देहलवी को संरक्षण प्रदान करता है। अलाउद्दीन ने अलाई दरवाजा, जैमियत खाना मस्जिद, सीरी का किला, हजार खंभा महल का निर्माण करवाता है। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक कफूर को भेजा था। उसके पश्चात शासनकाल का वागडोर हाथ आ जाता है मुबारक शाह खिलजी को। ये 1316 ईस्वी से लेकर के 1320 ईस्वी तक शासन करते हैं। मुबारक शाह खिलजी ने खुतबा ए सिक्कों पर से खलीफा का नाम हटा दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाते थे। इसने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाए गए आर्थिक सुधारों को ही समाप्त कर देता है तथा जागीर व्यवस्था को पुनर्जीवित करवाता है। खुसरो खुसरो खां 1320 ईस्वी में मुबारक खिलजी की हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बन जाता है और वह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। इसने पैगंबर की सेनापति की उपाधि धारण करता है और खुसरो खां को संत निजामुद्दीन औलिया का नैतिक समर्थन प्राप्त होता है। इसके साथ इस वंश की समाप्ति हो जाती है और फिर तुगलक वंश का शासनकाल चलता है और तुगलक वंश का शासनकाल या कहें कार्यकाल 1320 ईस्वी से 1414 ईस्वी तक होता है, लगभग 96 वर्ष। दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला तुगलक वंश ही था। तुगलक वंश के पहले शासक गयासुद्दीन तुगलक आते हैं, जिनका कार्यकाल 1320 से 1325 ईस्वी तक होता है। दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने ही करता है। वह मुबारक शाह खिलजी के शासनकाल में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत का गवर्नर था। उसने सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण भी करवाया था। संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला गयासुद्दीन प्रथम शासक था। किसानों की स्थिति में सुधार करना और कृषि योग्य भूमि में वृद्धि करना उसके दो मुख्य उद्देश्य थे। उसने भू राजस्व की दर को 1/3 किया तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण भी करवाया। निजामुद्दीन तुगलक का संत निजामुद्दीन औलिया से मनमुटाव हो गया था। निजामुद्दीन औलिया ने गयासुद्दीन के बारे में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नाम का एक नया नगर स्थापित करता है। रोमन शैली में निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी होता है। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 ईस्वी में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो जाता है। गयासुद्दीन ने लगभग दक्षिण अर्थात संपूर्ण दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है। उसके बाद शासन के वागडोर आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ में। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी तक चलता है, लगभग 26 वर्ष तक। 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन बैठता है। इसका मूल नाम जूना खां था। इसे गयासुद्दीन तुगलक ने उल्गू खां की उपाधि प्रदान किया था। एडवर्ड थॉमर ने उससे सिक्के बनाने वाले सुल्तान तथा धनवानों का राजकुमार भी कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन आचार्य जिन प्रभा सूरी को संरक्षण प्रदान किया था। वह दिल्ली सल्तनत का पहला ऐसा सुल्तान था जिसने दिल्ली हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। मोहम्मद बिन तुगलक 1347 ईस्वी में राजधानी को दिल्ली से देवगिरी अर्थात दौलताबाद ले गया तथा वहां जहांपनाह नगर की स्थापना करवाता है।
मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना करता है। स्थापना करता है। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण में हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने 1336 से ईस्वी में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना करता है। यहाँ पर स्लाइड रिपीट हो गया है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा छोड़ दिए हैं। इसने कृषि के विकास के लिए अमीर एकोही नामक एक नवीन विभाग की स्थापना भी करता है। 1347 ईस्वी में प्लेग के प्रकोप से बचने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कन्नौज के समीप स्वर्गगिरी अर्थात स्वर्गगिरी या स्वर्गद्वारी नामक स्थान पर शरण लेता है और 1351 ईस्वी में सिंह विद्रोह के दबाने के क्रम में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु ठट्टा के निकट गौडाल में हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित 4 योजनाएं क्रमशः निम्न प्रकार है। पहला है दुआई क्षेत्र में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान एवं कराचील का अभियान। उसके पश्चात शासन का बागु आ जाता है फिरोज शाह तुगलक, जिनका कार्यकाल 1356 से 1388 ईस्वी तक होता है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक दिल्ली की गद्दी पर आसीन होता है। प्रशासन के मामले में फिरोज का दृष्टिकोण सती लोकप्रिय अर्जित कराया था। उसने दंड संहिता को संशोधित करके दंड को अधिक मानवीय बनाया तथा सुल्तानों को भेंट देने की प्रथाओं को समाप्त कर दिया। उसने कर प्रणाली को धार्मिक स्वरूप प्रदान किया। उसने पहले से प्रचलित कम से कम 23 करों को समाप्त करके इस्लामी शरीयत कानून द्वारा अनुमति प्राप्त केवल 4 करों अर्थात खराज, जकात, जजिया और खम्स को आरोपित किया था। खरात, जकात, जजिया और खम्स क्या है वो हमने क्लास 6 के वीडियो में बताया हुआ है। उलेमाओं के आदेश पर फिरोज तुगलक ने एक नया कर सिंचाई पर भी लगाया जो उपज का 1/10वां भाग था। फिरोज ने बंगाल और सिंध में सैनिक अभियान किया जिसमें वह असफल रहा। फिरोज तुगलक पहला सुल्तान था जिसने राज्य की आमदनी का ब्यौरा तैयार करवाता है। फिरोज तुगलक का आदर्श वाक्य था, खजाना बड़ा होने से अच्छा है लोगों का कल्याण, दुखी हृदयों से अच्छा है खाली खजाना। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। फिरोजों ने कर्मचारियों के कार्य को बदले में जागीरें दी। उसने जागीरदार प्रथाओं और भूमि को ठेके पर दिया जाना शुरू कर दिया। इसके शासनकाल में खिजाबाद, टोपड़ा गांव एवं मेरठ से अशोक के 2 स्तंभों को लेकर दिल्ली में स्थापित कर दिया गया। फिरोज तुगलक पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सार्वजनिक निर्माण कार्य को प्रमुखता दी। उसने 5 बड़े नहरों का निर्माण कराया तथा दीवान ए खैरात नामक विभाग की स्थापना भी करता है जो अनाथ मुस्लिम स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करता था। मुस्लिम बेरोजगारों के लिए दफ्तर ए रोजगार नामक विभाग की भी स्थापना करवाया। फिरोज ने फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर तथा फिरोजाबाद की स्थापना भी करवाता है। फिरोज तुगलक दिल्ली के सुल्तानों में पहला सुल्तान हुआ जिसने इस्लाम के कानूनों और उलेमा वर्ग के राज्यों के शासन में प्रधानता दी। फिरोज ने हिंदू ब्राह्मणों पर भी जजिया कर आरोपित किया। डॉक्टर आर.सी. मजूमदार के अनुसार फिरोज इस युग का सबसे महान धर्मांध और इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी तथा औरंगजेब का अनुज था। फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। हेनरी इलियट तथा एलिफिंस्टन ने फिरोज को सल्तनत युग का अकबर कहा है। इसने चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी करवाया जिसे अद्धा एवं बिख कहा जाता था। फिरोज को मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश शासक कहा जाता है। फिरोज तुगलक की 1388वीं मृत्यु के बाद तुगलक वंश तथा दिल्ली सल्तनत का पतन प्रारंभ हो जाता है। तुगलक वंश के पतन का मुख्य कारण फिरोज शाह के उत्तराधिकारियों की अयोग्यता थी। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद शाह था और 1398 ईस्वी में इसने शासन काल में मंगोल शासक तैमूर लंग का आक्रमण होता है। उसके पश्चात सैयद वंश की शासन आ जाता है। सैयद वंश का कार्यकाल 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक माना जाता है और सैयद वंश की स्थापना जो है
वो खिज़्र खां के द्वारा किया जाता है। और खिज़्र खां का कार्यकाल जो है वो 1414 से लेकर के 1421 ईस्वी माना जाता है। 1413 से 1414 ईस्वी के बीच दौलत खां लोदी दिल्ली का सुल्तान बना, परंतु खिज़्र खां ने उसे पराजित कर एक नवीन राजवंश सैयद वंश की नींव डाली। मंगोल आक्रमणकारी तैमूर लंग के सहयोग प्रदान किया और उसकी सेवाओं के बदले तैमूर ने उसे लाहौर, मुल्तान एवं दीपालपुर की सूबेदारी प्रदान करता है। खिज़्र खां ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, वह रैयत-ए-आला की उपाधि से संतुष्ट रहा। उसके पश्चात मुबारक शाह का शासनकाल आता है जो 1421 से 1434 ईस्वी तक होता है। इसने मुबारकबाद नामक नगर की स्थापना करता है। इसके शासनकाल में शेख अहमद सरहिंद ने तारीख-ए-मुबारक शाही नामक पुस्तक की रचना करते हैं। इसके बाद 1434 से 45 ईस्वी तक मोहम्मद शाह और 1445 से 51 ईस्वी तक अलाउद्दीन आलम शाह ने शासन करता है। अलाउद्दीन आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक सिद्ध होता है। उसके पश्चात लोदी वंश का कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है और लोदी वंश का कार्यकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक होता है और दिल्ली सल्तनत का यह अंतिम वंश होता है। लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 1451 से 1489 ईस्वी तक होता है। बहलोल लोदी ने अंतिम सैयद शासक अलाउद्दीन आलम शाह को अपदस्थ कर लोदी वंश की स्थापना करता है। बहलोल लोदी की मुख्य सफलता जौनपुर 1484 ईस्वी राज्य को दिल्ली सल्तनत में सम्मिलित करने की थी। उसने बहलोल सिक्के जारी किए जो अकबर से पहले तक उत्तर भारत में विनिमय के मुख्य साधन बने रहे। अब्बास खां शेरवानी कहता है कि बहलोल लोदी द्वारा दिल्ली की सत्ता हस्तगत करने पर अफगान टिड्डी के झुंड की तरह भारत की ओर चल पड़े। टिड्डी के झुंड आप देखे होंगे जो पेड़ पौधे को खाते हैं। सिकंदर लोदी, उसके पश्चात जो लोदी वंश का दूसरा शासक, माफ कीजिएगा, दूसरा शासक सिकंदर लोदी होते हैं जो 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन करते हैं। बहलोल लोदी के उपरांत बहलोल लोदी का पुत्र निजाम खां 17 जुलाई 1489 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा तो सही, जो लोदी वंश का सबसे शासक सिद्ध हुआ। सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की तथा 1506 ईस्वी में इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने नाप के लिए एक पैमाना गज इस सिकंदरी प्रारंभ किया तथा हिंदुओं पर जजिया कर आरोपित कर दिया। सिकंदर लोदी ने एक आयुर्वेदिक ग्रंथ का फारसी में अनुवाद करवाया जिसका नाम फरहंग ए सिकंदरी रखा गया। सिकंदर लोदी ने मुहर्रम और ताजिया निकालना बंद करा दिया। मस्जिदों को सरकारी संस्थाओं का रूप प्रदान करके उन्हें शिक्षा का केंद्र बनाने का प्रयत्न किया। सिकंदर लोदी के अनुसार यदि मैं अपने एक गुलाम को भी पालकी में बैठा दूं तो मेरे आदेश पर मेरे सभी सरदार उसे अपने कंधों पर बैठाकर ले जाएंगे। सिकंदर लोदी गुलरुखी के उपनाम से फारसी में कविताएं लिखता था। इसके पश्चात लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी का कार्यकाल आता है। इनका कार्यकाल 1517 से लेकर के 1526 लगभग 9 साल तक होता है। सिकंदर लोदी के मृत्यु के बाद उसका पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बनता है। इसके शासनकाल में दिल्ली सल्तनत का पतन प्रारंभ हो जाता है। सभी राज्यों के गवर्नर स्वतंत्र शासकों जैसा व्यवहार करने लगे और 1517 से 18 ईस्वी में इब्राहिम लोदी व राणा सांगा के बीच घटोली का युद्ध हुआ जिसमें लोदियों को पराजित होना पड़ा। 1526 ईस्वी में पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध होता है जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। इसे पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। लोदियों के पतन के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का भी पतन हो जाता है। इतिहासकार निमायतुल्लाह के अनुसार इब्राहिम लोदी के अतिरिक्त दिल्ली का कोई भी सुल्तान युद्ध में नहीं मारा गया। अब बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत में न्याय एवं दंड व्यवस्था कैसी थी। न्याय व्यवस्था के प्रमुख जो स्रोत हुआ करते थे मुस्लिम वंश था, इसलिए वहां पर कुरान, हदीस, इज्मा तथा कयास को माना जाता था। सुल्तान काजियों और मुफ्तियों की सहायता से न्याय का कार्य देखता था। काजी एवं मुफ्ती का पद वंशानुगत होता था। वंशानुगत मतलब होता है
अगर मैं आज बना तो कल अगला जो बनेगा वो मेरा बेटा, उसके बाद फिर मेरा पोता है, ऐसे करके वंशानुगत चलते रहते हैं। इस्लामी कानून की व्यवस्था करने वाले विधिवत मुंतहिद कहे जाते थे। फौजदारी कानून हिंदू व मुसलमान दोनों के लिए बराबर था। प्रांतों के इक़्तिदार न्याय का कार्य संभालते थे। राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश सुल्तान होता था, जिसका निर्णय अंतिम होता था। वह धार्मिक मामलों में सद उस सुदूर से सलाह लेता था। अब बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत में सामाजिक जीवन कैसा हुआ करता था। समाज का सबसे सम्मानित वर्ग विदेशी मुसलमानों का था। समाज का दूसरा प्रमुख वर्ग भारतीय मुसलमानों का था, जो हिंदू से मुसलमान बने थे। स्त्रियों का अपने पतियों अथवा अन्य संबंधियों पर निर्भर रहना हिंदू तथा मुसलमान दोनों के सामाजिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं थी। पर्दा प्रथा का प्रचलन बढ़ गया था। विवाह कम उम्र में ही होते थे। उस वर्ग की स्त्रियों को शिक्षा का अवसर मिलता था। राजपूतों की स्त्रियों में जौहर प्रथा का प्रचलन उस समय था। इस काल में जो हिंदू स्मृतिकारों ने ब्राह्मणों का समाज में ऊंचा स्थान जारी रखा। शूद्रों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। इस काल में शूद्रों का परम कर्तव्य था दूसरी जातियों का सेवा करना। इस काल में दास प्रथा भी प्रचलित थी। अलाउद्दीन के पास 50,000 दास थे, जबकि फिरोज तुगलक के समय दासों की संख्या 2 लाख तक पहुंच गया था। सल्तनत काल में मुस्लिम समाज नस्ल और जातिगत वर्गों में विभाजित रहा। अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत समतुल्य जो उस समय विजयनगर साम्राज्य थे इसके बारे में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना इसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का प्रथम ने करता है। प्रथम वंश का नाम संगम वंश होता है। विजयनगर साम्राज्य में प्रथम वंश जो होता है उसका नाम संगम वंश होता है। मदुरै की विजय बुक्का प्रथम के पुत्र कुमार कंपन करता है। बुक्का प्रथम में वेद प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण करता है। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाता है। निकोली कोटी नामक इतालवी यात्री देवराय प्रथम के समय में आता है। देवराय द्वितीय के समय फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक आया था। विरूपाक्ष द्वितीय संगम वंश का अंतिम शासक होते हैं। सालव वंश की स्थापना नरसिंह सालू के द्वारा होता है। तुलुक वंश की स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा होता है। कृष्णदेव राय इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ करते थे। इसने विठल स्वामी मंदिर बनवाते हैं और अमुक्तमाल्यद नामक पुस्तक लिखी, जिसकी विषय वस्तु प्रशासनिक नियम थे। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण करते हैं और अरावीड वंश इस साम्राज्य का अंतिम वंश था।